वेलकम टू जीएससीजी वे। जीएससीजी में स्वागत है आपका। नाउ आज टॉपिक कवर करेंगे फंडामेंटल राइट, जिसे बोले मौलिक अधिकार। देखिए, मौलिक अधिकार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे फंडामेंटल राइट बोल रहा है। वो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आम लाइफ के लिए देखा जाए, नॉर्मल लाइफ के लिए तो भी मौलिक अधिकार जानना हमारा हक है, हम इसे जानते हैं, ठीक है। नाउ फंडामेंटल राइट्स पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक जाने, राइट्स आया कहाँ से, ठीक है। सो नाउ मैग्ना कार्टा का नाम सुने होंगे आप लोग। मैग्ना कार्टा एग्रीमेंट द्वारा, मैग्ना कार्टा एग्रीमेंट से राइट्स आया। कैसे? पीपल्स, वहाँ के पीपल्स मतलब लोग, एंड किंग जॉन थे, किंग जॉन, ठीक है, किंग जॉन के बीच में एग्रीमेंट हुआ। जो एग्रीमेंट हुआ उसी को नाम रखा गया मैग्ना कार्टा। क्यों? राइट्स के लिए। तो उस समय राइट्स क्या था? कंडीशनल राइट था। राइट्स क्या था? कंडीशनल। क्या कहा था कंडीशनल राइट? कि उस मेल की कुछ अलग राइट्स था, फीमेल के लिए कुछ अलग राइट्स दिया गया। मेल के लिए अलग राइट्स, फीमेल के लिए कुछ अलग राइट्स। ऐसे चलते चलते राइट्स जब यूएसए गठन हुआ, यूएसए गठन हुआ कब? 1776 में। तब ये बिल ऑफ राइट्स को अमेंड करके फंडामेंटल राइट कर दिया। क्या कर दिया? बिल ऑफ राइट्स को अमेंड करके फंडामेंटल राइट कर दिया। जब फंडामेंटल राइट्स कर दिया तो वहाँ बहुत सारा क्रिटिसाइज हुआ कि वाह, फंडामेंटल राइट आ गया, वहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं होगा। तो यह यूएसए ने फंडामेंटल राइट वहाँ पे अमेंड करके फंडामेंटल राइट बना दिया। बिल ऑफ राइट्स को अमेंड कर फंडामेंटल राइट बनाया, ठीक है। तो वही यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन ये किया। तो वही अपना फाउंडिंग फादर भीमराव अम्बेडकर जी ने फंडामेंटल राइट्स लाए और अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिख डाले। लेकिन ओरिजिनल रिटेन किए। क्या किए? ओरिजिनल रिटेन किए। फंडामेंटल राइट्स सीधे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अपना कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिए। फंडामेंटल राइट्स को ओरिजिनली रिटेन हुआ, ठीक है। तो हम फंडामेंटल राइट ये बेसिक था। और फंडामेंटल राइट्स को हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट वाइज। देखिए क्या था फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। देखिए ये जस्टिसिएबल है एंड गारंटेड राइट है। क्या? जस्टिसिएबल है एंड गारंटेड राइट है। देखिए ये पार्ट 3 में आता है एंड इसकी आर्टिकल है 12 to 35। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में देख रहे हैं, पार्ट 3 में आता है और आर्टिकल 12 to 35, ठीक है। जिसे बोलते हैं प्रमोटिंग करता है आइडियल एंड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, आइडियल एंड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। जिसे बोला गारंटेड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फंडामेंटल राइट को क्या बोला जाता है? गारंटेड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या गारंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट विच इज फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड, जो फंडामेंटल ऑफ लॉ ऑफ लैंड भी बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए गारंटेड कैसे हुआ। आप एक मानो गारंटेड क्यों नाम दिया गया, फंडामेंटल राइट्स को गारंटेड क्यों दिया गया? जैसे मानो कि अगर आप दो लोग हैं, अगर एक पर्सन कहीं जा रहा है कि भाई तुम मेरे साथ भी चल, तो बोल रहा है कि भाई तू गारंटी ले रहा है ना कि अगर तू मेरे साथ निभाएगा, अगर गारंटी ले रहा है तो तू मेरे साथ चल, तो गारंटर बना। अगर गारंटर बना तो भी गारंटेड हुआ, ठीक है। अगर कोई गारंटर नहीं बनेगा तो गारंटेड का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इसे गारंटेड कौन बनता है? सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट। फंडामेंटल राइट का गारंटेड कौन बनता है? सुप्रीम कोर्ट। जिससे जो गारंटर है तो वही गारंट देता है। कौन देता है? फंडामेंटल गारंटेड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को गारंटेड कौन देता है? गारंट कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट द्वारा, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा गारंटर है कि अगर आप कोई भी दिक्कत होगी तो मैं गारंटर लेता हूँ कि मैं अपने द्वारा एक्शन लूँगा, ठीक है। अपना जो रूल्स के अकॉर्डिंग चलेगा वो सुप्रीम कोर्ट अपना एक्शन लेगा, ठीक। ये गारंटेड, ओके। नाउ क्लासिफिकेशन किया गया, क्लासिफिकेशन 6 क्लासिफिकेशन है इसका। इसमें देखेंगे राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम रिलीजन, राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। जिसमें 6 राइट है। एक राइट हो गया राइट टू प्रॉपर्टीज को डिलीट करके आर्टिकल 300A एंड पार्ट 12 में कर दिया गया, ठीक है। तो हम फर्स्ट पढ़ेंगे राइट टू इक्वलिटी, बाकी रिमेनिंग जो राइट है हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो राइट टू इक्वलिटी में देखेंगे क्या क्या है। नाउ राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी कहाँ से स्टार्ट होता है? 14 to 18, ठीक है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, फंडामेंटल राइट पार्ट 3 आर्टिकल 12 to 35, आर्टिकल 12 से 35। यहाँ क्लासिफिकेशन स्टार्ट होता है राइट टू इक्वलिटी 14 to 18। लेकिन यहाँ पे 12-13 मिस नहीं लग रहा है, मिस लग रहा है 12-13।
तो हम पहले जाने आर्टिकल 12 क्या होता है एंड 13 क्या होता है, क्यों इसमें नहीं दिया गया हमें जाने। देखिए मेनली देखा जाए तो आर्टिकल 12 जो होता है वो क्या राइट्स नहीं देता है, आर्टिकल 12 राइट्स नहीं देता। आप मेरे बात को समझते चलें, ठीक है। आर्टिकल 12 वन सेकेंड नाउ सी, आर्टिकल 12 राइट्स नहीं देता। ये क्या था, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, ये स्टेट के डेफिनेशन कर देता है। वो स्टेट न जाने कि जो ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कितने राज्य, वो स्टेट नहीं, ये इसमें देखें, ठीक है। ये देता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। स्टेट कहता क्या ये समझे, स्टेट कहता है इसके थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट एंड ऑल लोकल अथॉरिटी विद इन टेरिटरी या आउटसाइड इंडिया बट कंट्रोल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्टेट की डेफिनेशन क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, पार्लियामेंट ऑफ स्टेट एंड ऑल लोकल अथॉरिटी, ठीक है। ये स्टेट आर्टिकल 12 स्टेट की डेफिनेशन है, एग्जैक्ट डेफिनेशन, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हैं क्या इंडिविजुअल, क्या हम इंडिविजुअल या प्राइवेट बॉडी स्टेट हो सकता है, हाँ हो सकता है। कब हो सकता है, जब स्टेट का कार्य करे तब हो सकता है, ठीक है। प्राइवेट बॉडी एंड एजेंसी स्टेट हो सकता है जब स्टेट का वर्किंग करे तो, स्टेट का कार्य करे तो, ठीक है। जैसे कि कोई भी स्टेट द्वारा, स्टेट समझे नॉर्मल तरीके से, जैसे यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट है, ठीक है। और यहाँ पे स्टेट द्वारा कार्य किया जाता है, वो एक स्टेट है जिससे कार्य करवाया जा रहा है, गवर्नमेंट क्या करा रही है स्टेट की, वो कार्य करा रहा है, तो क्या वो स्टेट हुआ। तो ये डिफिनेशन है। आर्टिकल 12 क्या कहता है, ये राइट्स को डिफाइन नहीं करता है, क्या करता है डेफिनेशन को, स्टेट को डेफिनेशन देता है, क्या करता है डिफाइन करता है स्टेट को। नाउ आर्टिकल 13 आर्टिकल 13 क्या करता है, आर्टिकल 13 भी राइट्स नहीं देता है, क्या करता है आर्टिकल 13 लॉज को डिफाइन करता है, लॉज को डिफाइन करता है। ये भी राइट्स को डिफाइन नहीं करके लॉज को डिफाइन करता है, क्या करता है, जैसे ये लॉज में परमानेंट लॉ बनेगा एंड टेम्पोररी लॉ बनेगा, ठीक है। परमानेंट लॉ बनेगा किसके थ्रू, पार्लियामेंट के थ्रू, एंड टेम्पोररी लॉ क्या बनेगा, ऑर्डिनेंस पास करके, किसी का बाय द गवर्नमेंट, बाय द प्रेसिडेंट या गवर्नर, ठीक है। टेम्पोररी लॉ एंड पार्लियामेंट परमानेंट लॉ, ठीक। नाउ देखिए ये हो आर्टिकल 13। अब देखेंगे आर्टिकल 14 एंड राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी में क्या बोलेंगे, आर्टिकल 14 to 18, जिसमें 14, 15, 16, 17, 18 ये कहता क्या हमें जाना है, ओके। आर्टिकल 14 कहता क्या है, आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन लॉ। नाउ इक्वल बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन लॉ क्या कहता है, इक्वल बिफोर लॉ ये लिया गया कहाँ से, ब्रिटिश से, एंड इक्वल प्रोटेक्शन लॉ कहाँ से लिया गया, यूएस से। तो इक्वल बिफोर लॉ क्या कहना चाह रहा है, इक्वल प्रोटेक्शन लॉ क्या कहना चाह रहा है, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे कि आप देखे होंगे कोर्ट्स में गए होंगे या मूवी देखे होंगे, या कोर्ट्स में अगर गए होंगे, अब मूवी के कोर्ट्स में देखे होंगे तो वहाँ पे एक लेडी रहती है जो उनको आंखों पे पट्टी बंधी रहती है और तराजू ली रहती है, और जो पट्टी बंधी रहती है उसे क्या दर्शाता है, क्या शो करना चाहता है, शो यही करना चाहता है कि उनके पास, उनके यहाँ उस कोर्ट में जो भी पर्सन आए, ठीक है, वो सब इक्वलिटी हो, सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाए, कोई इसमें भेदभाव, कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं, ठीक है। तो इक्वल बिफोर लॉ कहता है, क्या कहता है इक्वल बिफोर लॉ, कि कोई चाहे अमीर है चाहे गरीब है सबको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, सबको इक्वल जजमेंट सुनाया जाएगा, ठीक है। तो होता है इक्वल बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या होता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहता है एक रीजनल डिस्क्रिमिनेशन देता है, क्या है रीजनल डिस्क्रिमिनेशन। जैसे हम बोले इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या होता है, एग्जाम्पल कहाँ से समझे, मैं देखिए जैसे कि ये 5 इयर्स का बच्चा हो, ये 50 साल का मैन है, ठीक है। 5 इयर्स का बच्चा और 50 इयर्स का मैन हो, अगर माना इन दोनों को बंदूक थमा दिया जाए, मतलब गन थमा दिया जाए, अब बोल दिया जाए भाई तुम जाओ, तो ये गन से शूट करता है। अगर एक पर्सन 50 इयर्स वाला एक इंसान को गन से शूट करता है और एक 5 इयर्स बच्चा वाला एक इंसान को शूट करता है, तो बताइए क्या इन दोनों को पनिशमेंट सेम देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये 5 साल का बच्चा है
क्योंकि 5 साल बच्चा, इसके पास उतना दिमाग नहीं है कि क्या है, गन है, ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। ये जो 50 ईयर्स का बच्चा, 50 ईयर्स का मैन है, इसको अच्छी तरह से पता है एक गन है, ठीक है। और ये जो शूट करता है अपन होशो हवास में जानते हुए भी ये शूट करता है, ठीक है। आई 50 मैच्योर है, क्या है, मैच्योर है क्या है, एक बालिक, एक बच्चा है, इसको कुछ समझ नहीं है और बस खिलौना समझ के शूट कर दिया। दोनों से मौत हुई, दोनों से डेथ हुआ, मतलब दोनों किल किए, दोनों किल किए। लेकिन इन लोग को क्या इक्वलिटी बिफोर लॉ के तहत इसको पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा? क्योंकि ये 5 ईयर्स बच्चा है, 50 ईयर्स मैन है, इन दोनों में डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? क्योंकि डेवलप नहीं है, पूरी तरह डेवलप है, और ये मेच्योर है एंड मेच्योर है, ठीक है। तो इन दोनों को पनिशमेंट, दोनों को अगर सेम पनिश दिया जाए, सेम पनिश दिया जाए, तो क्या जजमेंट सही होगा, राइट होगा? नो, राइट नहीं होगा, क्योंकि इसमें दोनों डिफरेंट है, इसमें सेम जजमेंट नहीं, सेम पनिश नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये पार्ट छोड़ दिया गया जजमेंट पे, ये पार्ट छोड़ दिया जज पे, कि जज डिसाइड करेगा, जजमेंट द्वारा डिसाइड किया जाएगा कि किसको पनिश दिया जाए, कितना, किसको नहीं दिया जाए, उसके अकॉर्डिंग। ये बोला जाता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ऐसे बोला जाता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। जहाँ से लेगा यूएस से ले आया, अंडरस्टैंड, समझ में आ गया क्या होता है इक्वल बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन लॉ। नाउ नेक्स्ट देखेंगे आर्टिकल 15, 1 बाय 1 देखते चलेंगे। आर्टिकल 15 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। आप समझ जाओ, मेरी बात तो समझो। रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड या ओनली ग्राउंड, और ओनली सिटीजन ऑन ग्राउंड। यहाँ सिटीजन के लिए है, नॉट ए पीपल्स के लिए। इंडियन सिटीजन है उसके लिए वैलिड है। तो अगर ओनली सिटीजन ऑन ग्राउंड, अगर इस ग्राउंड पे रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ पे डिस्क्रिमिनेट हो रहा है, तो आर्टिकल 15 वैलिड रहेगा। तो आर्टिकल 15 के तहत से हम एक्शन ले सकते हैं। इसको प्रोहिबिट किया गया है, इसको रोकने के लिए बोला गया, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। बट जैसे कि एग्जाम्पल ले, क्या एग्जाम्पल लेते हैं? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जैसे कि आप कहो कि सर उनको स्कॉलरशिप दिया जा रहा है, हमको स्कॉलरशिप नहीं दिया जा रहा है, उनको फुल स्कॉलरशिप देकर उनको पढ़ाई को प्रमोट किया जा रहा है, हमको नहीं दिया। तो क्या डिपेंड, देखिए वो इंटेलिजेंसी पे वो केयर करता है, स्टेट के, वो जान रहा है कि इंटेलिजेंसी है, इसके पास ज़्यादा दिमाग है, पढ़ने में तेज है, उसकी ज़रूरत है, तो इसलिए उसको स्कॉलरशिप दिया जा रहा है, ठीक है, और इसको नहीं दिया जा रहा है। तो इसी के अंदर आएगा। तो आर्टिकल 15 यही कहना चाह रहा था कि जो रिलीजियस, रेस एंड सेक्स एंड कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ के अंडर में जो रहेगा, इसी के ग्राउंड, इसके आर्टिकल 15 के तहत आएगा, ठीक है। तो ये होता है आर्टिकल 15। नाउ 16 देखें, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 16 क्या बोलता है? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी यहाँ इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। क्या कहता है? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। देखिए ये कहना चाह रहा है आर्टिकल 16, जैसे इसको भी हम एग्जाम्पल समझे। नाउ इसको एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तभी समझ में आएगा। इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी मैटर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। देखिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट कहना क्या है? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ध्यान दें, पॉइंट ध्यान देना है। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब, नॉट ए प्राइवेट जॉब। आर्टिकल 16 क्या कह रहा है? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉय, मतलब ये गवर्नमेंट जॉब के लिए, प्राइवेट जॉब के लिए नहीं है। प्राइवेट जॉब के लिए जो अपॉर्चुनिटी होगा इक्वल होगा, इसका कहना मतलब ये। लेकिन आप कहोगे सर इक्वल होगा, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में देखोगे ओबीसी के लिए अलग आरक्षण है, SC/ST के लिए अलग आरक्षण है, तो इक्वल कहाँ हुआ? ये तो अपॉर्चुनिटी तो आर्टिकल 16 को हनन हो रहा है, आर्टिकल 16 के विरुद्ध जा रहा है। नहीं, आर्टिकल 16 को देखिए हम यही समझेंगे, एग्जाम्पल तक समझेंगे। क्यों? देखिए बोल रहा इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इसमें ये दिया गया, इसमें दो कंडीशन है। पहला, जैसे कि जनरल कास्ट के आप जैसे बता रहे हैं, जनरल कास्ट के कोई आरक्षण नहीं जाता है, कोई वो नहीं, आप OBC SC/ST दिया, क्यों दिया? क्योंकि SC/ST और OBC वाले जो भी है वो बैकवर्ड है, मतलब बहुत पीछे है, ठीक है। SC/ST शेड्यूल कास्ट बहुत पीछे है, तो गवर्नमेंट को लगता है बहुत पीछे है, तो इसको क्या करो, तो थोड़ा सा हम इसको हम कुछ आरक्षण देंगे, कुछ डिस्काउंट, कुछ वो करके ऑफर देके इनको यहाँ तक पहुँचाए, इनको लेवल तक पहुँचाए। क्या बताऊँ? लेवल तक पहुँचाए, ताकि ये अपनी लेवल तक आए। तो जिससे इक्वलिटी अंतर क्या हमें समझे।
इक्वलिटी एंड इक्विटी में इक्विटी वही होता है जैसे कि किसी को हम कुछ दे के आरक्षण दे के कुछ परसेंटेज अपना ऑफर दे के हम उसको वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, इस लेवल तक पहुँचाने। एग्जाम्पल आप पर्सन एक यहाँ तक है, यहाँ एक पर्सन तक है, इस लेवल तक, ठीक, ये पर्सन यहाँ तक है, ये पर्सन यहीं पे है, ठीक है, यहाँ तक जानिए टॉप है, एक पर्सन यहाँ तक पहुँच गया। 30 पर्सन को यहाँ तक लाने के लिए ये गवर्नमेंट इसको कुछ ऑफर देती है कि भाई तुम भी चलो यहाँ तक आओ और लेवलिंग में आ जाओ, मतलब कुछ तुम डेवलप करो, नहीं तो अगर नहीं करेंगे तो बहुत पीछे हो जाएंगे, तो जब पीछे हो जाएंगे तो बहुत दिक्कतें क्रिएट होगी। इसलिए यहाँ पे हम इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मैटर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में हम शेड्यूल कास्ट को या ओबीसी को हम आरक्षण देते हैं, ठीक है। वहाँ पे भीमराव अम्बेडकर फाउंडिंग फादर ने यहाँ सोच लिया था, इसलिए उन्होंने कहा कि कुछ इन लोग को आरक्षण क्या कर सकते हैं, कुछ इन लोग को आरक्षण दे ताकि वो भी पहुँच सके, क्योंकि ऑलरेडी बहुत पीछे हो चुके हैं, अगर इनको नहीं दिया जाएगा तो दिक्कतें क्रिएट हो जाएगी, बहुत पीछे चलते चल जाएंगे। इसलिए इनको यहाँ तक लेवल तक पहुँचने के लिए इन लोग के लिए कुछ ऑफर दी जाती है, इन लोग कुछ परसेंटेज या कुछ हम आरक्षण रिजर्वेशन करते हैं ताकि ये लेवल तक पहुँचे, ठीक है। इसी को हम कहते हैं आर्टिकल 16 इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी इन मैटर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये इसके अंदर आता है, ठीक है। नाउ अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, नाउ आर्टिकल 70 देखें, अबोलिशन ऑफ आर्टिकल 17 क्या कहता है, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिस, मतलब अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी को अबोलिशन करता है, अबोलिट करता है, क्या कहता है, जैसे कि कोई टच, पहले क्या होता था जैसे कोई टच कर दे तो कोई रिच पर्सन हो चाहे कोई पर्सन हो तो यहाँ जैसे शेड्यूल कास्ट वाला आ गया या कोई पुअर फैमिली आ गया या कोई मतलब गंदा आदमी आ गया, कोई जैसे आ गया तो उससे मतलब भेदभाव डिस्क्रिमिनेट होता था कि भाई तुम मुझे छुओ मत, हाँ तुम दूर हटो, मतलब बहुत डिस्क्रिमिनेट होने लगा। इसलिए ये आर्टिकल 70 लाया गया कि अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब अनटचेबिलिटी को हटाने के लिए प्रावधान बनाया गया, ठीक है। तो अनटचेबिलिटी एक्ट 1955 बनाया गया, अनटचेबिलिटी एक्ट 1955 बनाया गया, इसे रीनेम करके बना दिया गया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955, इसको रीनेम किया गया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955, इसको रीनेम कर दिया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955, इसको रीनेम करके ये कर देगा। एक्चुअली में देखा जाए तो अनटचेबिलिटी किसी भी संविधान में नहीं लिखा हुआ है, अनटचेबिलिटी किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है, ध्यान रहे। तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 के तहत अगर कोई भी अनटचेबिलिटी को अगर उसको डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, जैसे कोई छू रहा है, उससे भेदभाव कर रहा है, उससे जैसे कि इसमें कुछ पॉइंट दिया गया, क्या पॉइंट दिएगा आप उस बुक्स में पढ़ लीजिएगा, पॉइंट दे दिया जैसे कि शॉप में जाना, उसको डिनाई करना, भाई तुम मेरा शॉप मत आओ, तुम भागो यहाँ से, ठीक, या किसी पब्लिक प्लेस पे जाना, उसको डिनाई करना, तुम पब्लिक प्लेस मत आओ, या आप किसी टेम्पल में जाना, पब्लिक वर्शिप में जाना, वहाँ पे उसको डिनाई करना, तुम यहाँ मत आओ, यहाँ से बड़े आदमी लोग आएंगे, छोटे लोग नहीं आएंगे। तो इसके तहत अबोलिशन आर्टिकल 17 के तहत अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब इसको अनटचेबिलिटी को यहाँ अबोलिट किया गया, मतलब हटाया गया। अगर इसको कोई वो करता है, इसके अगेंस्ट जाता है तो उसके ऊपर प्रोटेक्शन सिविल राइट एक्ट 1955 के तहत उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। तो क्या एक्शन है, जैसे कि मिनिमम 6 मंथ उसको इम्प्रिजमेंट किया जा सकता है और 500 पेनाल्टी, ठीक है। ऐसे ही है उसको प्रोटेक्शन सिविल राइट एक्ट 1955 के तहत हम 6 मंथ एंड 500 उसकी पेनाल्टी है, ठीक है। और दोबारा करता है तो दोबारा भी इसे चार्जेबल किया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बोला अबोलिशन ऑफ टचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिस, इसको लाएगा, ठीक है। नाउ अबोलिशन ऑफ टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमी, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, जल्दी समझ नहीं आता लेकिन मैं समझाता हूँ। अबोलिशन ऑफ टाइटल क्या होता है, नाउ आर्टिकल 18, ठीक है। आर्टिकल 18 क्या कहता है, अबोलिशन ऑफ टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमी, ठीक है। ये टाइटल को अबोलिट करता है, टाइटल को क्या होता है अबोलिट, किसके, एक्सेप्ट अलावा मिलिट्री एंड एकेडमी, ठीक। ये किस टाइटल को अबोलिट करता है, ये करता है डायनेस्टिक टाइटल को अबोलिट करता है, ठीक है। डायनेस्टिक टाइटल को अबोलिट करता है, क्यों, डायनेस्टिक टाइटल होता क्या है, सब में डायनेस्टिक टाइटल ये होता है जैसे कि मैं डॉक्टर बन गया, अब मेरा बच्चा है वो भी डॉक्टर लिखते,
ठीक है। जैसे मैं डॉक्टर बन गया और जब मेरा बच्चा की एलिजिबिलिटी नहीं है, कुछ नहीं जानता, अब मैं डॉक्टर हूँ तो डॉक्टर लिख दे रहा है, तो डायनेस्टिक टाइटल है, तो उसको अबोलिश किया गया, उसको हटाया गया, ठीक है। तो क्या गया, मोरेटोरियस टाइटल लाया गया। जैसे कि मैं डॉक्टर हूँ तो मैं डॉक्टर लिखूंगा मेरी गुणवत्ता के कारण, ठीक है। अगर मैं एलिजिबिलिटी हूँ डॉक्टर लायक, मैं पढ़ लिख के डॉक्टर बन गया, मैं डॉक्टर लिखूंगा। मैं इंजीनियर हूँ तो इंजीनियर लिखूंगा अगर पढ़ लिख के। मेरा बच्चा नहीं लिखेगा, बच्चा लिखेगा तब जब उस लायक होगा, एलिजिबिलिटी उसका होगा तो, ठीक है। इस डायनेस्टिक टाइटल को हटाएगा। डायनेस्टिक टाइटल वही होता है जैसे कि मैं बताया, जैसे कि मैं डॉक्टर हूँ तो मेरा बच्चा ऑटोमेटिक डॉक्टर लिख दे, तो डायनेस्टिक है, ये नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको हटा दिया गया, ठीक है। अब मोरेटोरियस टाइटल चालू है, वही रहता है। उसके अकॉर्डिंग आर्टिकल 18 के अकॉर्डिंग यही है, एबोलिशन टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री अकेडमी। मिलिट्री क्या है, मिलिट्री में कह सकते हैं कि जैसे कि मेजर हुआ, कर्नल हुआ, सब टाइटल मिलिट्री में होता है। एंड एकेडमिक में कह सकते हैं कि डॉक्टर हुआ, इंजीनियर हुआ, ये सब एकेडमिक में आएगा, ठीक है। टीचर हुआ, ये सब एकेडमिक में आएगा। तो डायनेस्टी एंड क्या होता है, डायनेस्टिक टाइटल आपको बता दिया। बाकी ये फंडामेंटल राइट्स का कुछ पॉइंट मैं बता दिया, और बाकी रिमेनिंग जो पार्ट्स हैं वो पार्ट 2 में जाएगा। जो इसके राइट इक्वलिटी के बाद जो भी टॉपिक है पार्ट 2 में जाएगा। थैंक यू वेरी मच।